तो आज हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है ये, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या यूजफुलनेस है अकाउंट्स के अंदर, वो हम जो है आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे देखते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि बिजनेस अकाउंट्स के अंदर जो है हमको, जिसके बेसिस पे हम जो है बहुत सारे डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ कौन कौन से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो एक है जर्नल वाउचर। इसके अंदर हम लोग जो है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, जर्नल बुक हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। तो क्या डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट्स डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हम लोग जो है जर्नल वाउचर बुक में लिखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कैश वाउचर। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है अकाउंट्स के अंदर कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब होता है कि जब भी आपको कैश रिसीव्ड होता है तो आप एक कैश वाउचर इश्यू करते हो। ठीक है, या जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, तो भी हम लोग जो है कैश वाउचर का यूज़ करते हैं। तो कैश वाउचर जो है ये कैश जब भी हमको मिलेगा तो सामने वाले को हम लोग जो है एज अ एक्नॉलेजमेंट जो है कि आपने हमको पेमेंट दिया, ये उसका प्रूफ है। तो इस तरीके से कैश वाउचर जो है शॉपकीपर या फिर बिजनेस हाउस जो है पेमेंट करने वाले को देता है। और फिर कैश वाउचर जो है फाइल में फाइल करते हैं और उसके बाद जो है अकाउंटेंट जो है उस कैश वाउचर को देख के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये कैश हमको मिला है बिकॉज ऑफ सो एंड सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के कारण। ठीक है, तो दैट इज द कैश वाउचर। नेक्स्ट इज टैक्स इनवॉइस। अभी टैक्स इनवॉइस जो है, अगर जो आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो कोई प्रोडक्ट सेल करके तो टैक्स सेल्स बिल का टैक्स इनवॉइस होगा। ठीक इसी तरीके से आप बिजनेस के अंदर जो है, बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें परचेज करता है तो भी उसको जो है सामने से परचेज बिल मिलेगा। दोनों का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, हम फॉर्मेट भी देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो जब आपकी कंपनी इशू करती है सेल्स बिल तो उस सेल्स बिल को देख के हम लोग जो है अकाउंट्स के अंदर सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग जो है किसी और कंपनी का इनवॉइस हमारे पास आता है, इट मीन्स हमने परचेज किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो परचेज बिल उसी उसी तो हम जो है उसे परचेज बिल कहेंगे अगर जो हमको सामने से मिलता है तो। और हम इशू करेंगे तो सेल्स बिल हो गया। ठीक है, क्योंकि हम सेल करेंगे तो हम जो है सेल्स इनवॉइस बना के इशू करेंगे परचेज करने वाले पर, जो भी परचेज करेगा हमसे। नेक्स्ट इज क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो जो होता है ये जो है सेम टू सेम जो है सेल्स बिल परचेस बिल की तरह ही होता है, बट फर्क इतना है कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली क्रेडिट पे होता है, मतलब उधारी पे, वहाँ पे टैक्स इनवॉइस के साथ में जो है क्रेडिट मेमो भी इशू किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट इज रिसिप्ट। ये जो है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैश वाउचर है, ये कैश रिसीव्ड होगा तो हम लोग कैश वाउचर बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग जो है रिसिप्ट जो है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट भी बनाते हैं जब हमको जो है कहीं और से जो है पैसा रिसीव्ड हो, हम लोग किसी और को पेड करते हैं तो। ठीक है, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। तो हम डिटेल में वन बाय वन इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज चेक। चेक जो होता है, जब हमारी कंपनी, जब बिजनेसमैन चेक बनाएगा तो इसका मतलब हुआ कि पेमेंट। और जब बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट सेल करता है और उसके सामने हमको कोई पेमेंट करता है तो वो हमारे लिए चेक रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम जब भी बिजनेस में किसी भी क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं तो चेक इशू करते हैं। ठीक है, सो चेक के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। सो इस तरीके से जो है टोटल 6 अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये 6 के 6 अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी। इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी ये डॉक्यूमेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है।
और हम लोग क्यों इसके बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। सो इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम लोग अकाउंट्स की बुक में जो है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेन देन को, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेपर वर्क तो चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा तो आपके पास सेल्स इनवॉइस होना चाहिए एज अ प्रूफ, ठीक है। आपने किसी को पेमेंट किया तो आपके पास जो है चेक होना चाहिए, चेक का डिटेल होना चाहिए कि आपने सामने वाले पर्सन को पेमेंट किया है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं एक प्रॉपर मोड में एंड कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इसके लिए जो है हमको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप जो है प्रॉपर मोड में और कंप्यूटर बेस्ड आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को। इसलिए ये सारे जो 6 टाइप के हमने देखा यहाँ पे, ये सब जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, टैक्स इनवाइस, ये सब जो होता है, ये जब देख के अकाउंटेंट उसको ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करता है। अभी तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, तो नॉर्मली जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देख के जो है अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर है, एसएपी है, ठीक है, सैप। तो ये सब में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो फिर रिकॉर्ड करने के बाद जो है उसको हम लोग प्रॉपर बॉक्स फाइल के अंदर उस पेपर को हम लोग जो है डेट वाइज या फिर पार्टी वाइज जो है फाइल कर देते हैं, ठीक है। अभी और एडवांस में कैसा है मालूम है कि ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं इसको हम लोग जो स्कैन करके सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर दे, सॉफ्टवेयर में भी इसको सेव करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में सेव करने से क्या होता है कि जब भी आपको कोई पेपर वर्क देखना है, कोई पेपर देखना है कि भाई ये सेल्स किया था तो ये सेल्स का इनवॉइस दिखाओ, तो आप इमीडिएटली जो है 1-2 क्लिक करके आप जो है पूरा का पूरा सेल्स इनवॉइस देख सकते हैं, है ना। तो ये फ़ायदा होता है कि उसको जो है हम लोग सॉफ्टवेयर में भी जो है स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर्स। समझो आपने किसी को सेल किया और सेल करने के बाद वो सामने वाला पर्सन जो है कस्टमर आपका, वो आपको पे नहीं कर रहा है, तो आप जो है कोर्ट में जब जाएंगे कि उसके ऊपर जब केस फाइल करेंगे तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं ना कि आपने देखो सामने वाले पर्सन को सेल किया था, ये सेल्स इनवॉइस है, ठीक है। और फिर जो है इस तरीके से केस बनेगा और आप उसके ऊपर जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट मैटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस। जैसे आपने जो है आपने लिखा कि आपने लॉयंस क्लब को जो है 5000 का पेमेंट किया, ठीक है। अभी आपने पेमेंट कर दिया तो आपके पास उसका पेमेंट वाउचर होना चाहिए, है ना, ठीक है। आपने आपके पास उसका पेमेंट वाउचर होना चाहिए। जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? लॉयंस क्लब वाला, ठीक है। तो लॉयंस क्लब का जो पेमेंट वाउचर रहेगा, वो पेमेंट वाउचर जो है आप अगर जो कभी आपको आपके यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर आता है या फिर कुछ ऑडिट होता है तो लोगों को आप एज अ पेमेंट का प्रूफ करके दिखा सकते हो कि देखो ये पेमेंट मैंने चैरिटी के लिए किया है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर जो है कंप्लीट डिटेल्स होगा कि ये आपने पेमेंट किया है चैरिटी के लिए। तो चैरिटी के लिए जब आप पेमेंट करते हो तो उसका इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज accounting documents are required for payments of state government and local body authority। आप पूरा महीना सेल करते हो, परचेस करते हो, फिर बाद में जो है आप जो है आपको इनकम होता है, फिर इनकम के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो जब आप टैक्स भरते हो तो आपको जो है पेमेंट का चालान मिलता है, ठीक है, बैंक आपको चालान इशू करती है। तो पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है आपको गवर्नमेंट को, लोकल बॉडी अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है कि देखो भाई हमने ये पेमेंट किया है, इतना इतना सेल किया था तो उसके सामने हमने इतना पेमेंट किया है।
तो ये रिक्वायर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड होता है फॉर पेमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी को, ठीक है। और पूरा फाइल आपको दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर जो नहीं मानती है तो आपको पूरा सेल्स की फाइल, परचेज की फाइल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेके जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है उनको। और उनको फिर वो लोग सेटिस्फाई होते हैं पेपर देख के कि आपने जो कुछ भी पेमेंट किया है वो परफेक्ट है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे वाउचर्स के बारे में। वाउचर यह एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स अ पेमेंट मोड मेड बाय द बिजनेसमैन। वाउचर जो है ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि सपोर्ट्स करता है पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो भी पेमेंट करता है तो उसके लिए उसके सपोर्ट्स में जो है उसके प्रूफ में हमको जो है वाउचर बनाने पड़ते हैं। इट इज़ अ लीगल एविडेंस दैट सर्टन सम ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी, ठीक है। जब भी आपकी कंपनी किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी पर्सन को स्पेसिफिक रीजन के लिए, ठीक है, कोई सामान लेके आया, कोई स्टेशनरी लेके आया, तो उसके लिए कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है पर्सन्स को, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में हम लोग जो है जो मनी पेड किया, जो मनी चुकाई गई है उसके लिए हम लोग उसको वाउचर बना के देते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन, जैसे कि कैश वाउचर्स है, बैंक वाउचर्स है, परचेस वाउचर्स है, सेल्स वाउचर्स है, ट्रेवलिंग बिल्स है, वेजेस बिल है, सैलरीज है, ठीक है। ये सब बनाया जाता, ये सारे वाउचर्स बनाए जाते हैं। कैश पेमेंट करोगे तो कैश वाउचर आपको बनाना पड़ेगा, या फिर कैश मिला तो अभी भी हम कैश वाउचर में ही उस कैश को लिखेंगे। बैंक से आपने किसी को पेमेंट किया या फिर बैंक में आपके बैंक में कोई पैसा आया तो उसके लिए हम लोग बैंक वाउचर का यूज़ करते हैं। परचेज वाउचर, जब भी हम कोई भी कमोडिटी या कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो हम लोग उसके लिए परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे। और सेल्स वाउचर जो होता है सेल करने के समय हम लोग बनाते हैं। ट्रेवल बिल्स, ट्रेवल बिल्स बोले तो आपके बिजनेस में बहुत सारे आपके स्टाफ से जब वो ट्रैवलिंग करते हैं ऑफिशियल पर्पज से, तो उनके लिए जो है उनको हम लोग जो है ट्रैवलिंग का पेमेंट करते हैं। वेजेस बिल, सैलरी बिल, पूरे महीना वर्कर ने काम किया, काम करने के बाद जब उसको हम लोग सैलरी देते हैं तो उसके वेजेस बिल और सैलरी बिल बना के देते हैं, जिसके अंदर पूरा लिखा हुआ रहता है कि आपने इतना दिन प्रेजेंट थे, इतना आपका पेड लीव था, इतना आपका जो है पीएफ है, ईएसआईसी, ये सारे डिटेल जो है वेज बिल सेल्स बिल में आता है एक्सेट्रा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स, एक होता है इंटरनल वाउचर और दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर्स, ठीक है। तो इंटरनल वाउचर क्या होता है देखते हैं पहले। द इंटरनल वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनल वाउचर जो होता है, नाम से मालूम पड़ता है कि इंटरनल वाउचर जो होता है ये कंपनी के अंदर ही बनाए जाते हैं, और एक्सटर्नल वाउचर जो है कंपनी के बाहर बनाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वाउचर है, वो क्यों बनाया जाता है इंटरनली, वो देखते हैं। द वाउचर्स विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ एंड साइंड बाय द पेई इज कॉल्ड एज एन इंटरनल वाउचर। ऐसा वाउचर जो कि बिजनेस के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और साइन किया जाता है पेई के द्वारा। पेई का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करता है मनी, उसको इंटरनल वाउचर बोलते हैं। जैसे कि कोई प्यून जो है ऑफिस का, वो कहीं पे कोई सामान लाने गया तो उसके लिए उसने ऑटो फेयर, बस फेयर उसको देना पड़ा, ठीक है। तो पेई यहाँ पे कौन हो गया, वो प्यून हो गया। जब उसको पैसा देंगे तो वाउचर पे साइन करेगा एज अ रिसीवर करके, ठीक है, तो वो पेई हो गया। तो ये वाउचर कौन बनाएगा, ये तो इंटरनल वाउचर हो गया, कंपनी के अंदर के काम के लिए है ना, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी कैन नॉट गेट रिसिप्ट एज प्रूफ फॉर सच ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात क्या है, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए कि इंटरनल वाउचर जो होता है ये वो वाउचर होता है कि जो हम लोग बनाते खुद ही है, और इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे कि टैक्सी फेयर है, आप टैक्सी से कहीं जाओगे तो टैक्सी वाला आपको बिल बना के नहीं देगा, बस से जाओगे तो बस वाला आपको खाली टिकट देगा और कुछ नहीं देगा, ऑटो वाला भी आपको कुछ नहीं देता है। तो ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है लेकिन आपने खर्च किया होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको इंटरनल वाउचर बोलते हैं। अभी एक्सटर्नल वाउचर के बारे में देखते हैं। दिस वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स
जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, ये बिजनेस के बाहर जनरेट होता है, बिजनेस के अंदर जनरेट नहीं होता है एक्सटर्नल वाउचर। इट इज अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो होता है एक्सटर्नल वाउचर का, ये रिसीव्ड होता है आउटसाइड एजेंसी से। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, जैसे कि टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और स्टेशनरी। आपके बिजनेस आपने बिजनेस में जो है कोई रॉ मटेरियल परचेस किया तो आपको वाउचर मिलेगा, मतलब कि आपको परचेस इनवॉइस मिलेगा। कौन देगा? ये जिससे आप परचेस करोगे, तो ये एक्सटर्नल वाउचर हो गया आपके बिजनेस के लिए। रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है और जब आप वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो आपको रिसिप्ट का वाउचर भी मिलता है, कि रिसिप्ट का बिल वाउचर भी मिलेगा। सो दैट इज द एक्सटर्नल वाउचर, क्योंकि वो आप बनाते नहीं हो, वो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इश्यू करता है। ठीक है, उसी तरीके से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो एक्सेट्रा, ये सब जो है आपको बाहर से मिलता है। ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि इंटरनल वाउचर आपको, इंटरनल वाउचर जो है ये आप जो है बनाते हो खुद। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेसमैन खुद बनाता है। ठीक है, बिजनेस हाउस बनाता है खुद, क्योंकि उसको जो है टैक्सी फेयर के लिए, बस फेयर के लिए उसको जो है बाहर से कोई इनवाइस या फिर बाहर से कुछ बिल वगैरह नहीं मिलता नहीं है। और एक्सटर्नल वाउचर में जहाँ पे आपको बाहर से इनवाइस मिल जाता है, बाहर से ही कोई ना कोई रिसिप्ट वाउचर्स मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है इंटरनली वापस से वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको एक्सटर्नल वाउचर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑफ जर्नल वाउचर। तो ये जर्नल वाउचर जो होता है ये कैसा होता है, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, जर्नल वाउचर इज बेसिक ओरिजिनल वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजेक्शन शुड बी जर्नलाइज्ड इन जर्नल बुक। ठीक है, तो जर्नल रजिस्टर, कंपनी, हर एक कंपनी में जर्नल रजिस्टर होता है। कंपनी जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स रिकॉर्ड करती है तो वहाँ पे भी एक जर्नल बुक का सेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें अगर जो आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो इस तरीके से आपको, आपके पास जो है फिजिकली जर्नल वाउचर होना चाहिए। तो जर्नल वाउचर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो देखते हैं। टॉप पे आपकी कंपनी का नाम होगा। ठीक है, जिस कंपनी के लिए आप अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उस कंपनी का खुद का जर्नल वाउचर होता है, तो कंपनी का नाम होगा। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये जर्नल वाउचर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का है। यहाँ पे वाउचर नंबर 1, ठीक है, दैट मीन्स द सीरियल नंबर। फिर ये ट्रांजैक्शन नंबर क्या है उसका, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये 13 फरवरी 2022 को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर जो कंपनी ने रेंट का पेमेंट किया है तो रेंट अकाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, रेंट एक आपका जो है नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट आपको मालूम है। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए रेंट अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। फिर आपको जो है क्रेडिट अकाउंट, आपने रेंट जो है कैश में पे किया है तो कैश जो है ये आपका रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास बिजनेस से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा डेबिट अकाउंट में आपको जो है क्या लिखना है, क्रेडिट अकाउंट में क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स में आपको डिटेल में लिखना है, बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 बाय कैश। ठीक है, अभी कैश में किसको पे किया आपको वो भी डिटेल में लिखना है, तो यहाँ पे काफ़ी जगह है, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपका रेंट अमाउंट आ गया 15,000। ठीक है, और यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे मेरे इलिस्ट्रेशंस में मैंने एक ही अमाउंट डाला है, अगर जो एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पे टोटल आ गया होता। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 2000 ओनली वर्ड्स में लिखना है। और जो है फिर यहाँ पे आपको अप्रूव्ड बाय वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कैश वाउचर के बारे में देखते हैं। कैश वाउचर जो होता है ये क्या होता है, मीनिंग द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट इज कॉल्ड कैश वाउचर। जब भी बिजनेसमैन जो है, ठीक है, अपने बिजनेस में किसी को पेमेंट करेगा या किसी से पैसा लेगा तो उस ट्रांजेक्शन्स को जो है कैश वाउचर में ही रिकॉर्ड करेगा। व्हेन द अमाउंट इज स्पेंड इन कैश, ठीक है, कन्वेंस का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है, दैट इज द अमाउंट is spent in cash, one should prepare a voucher. ठीक है, if any document from the payee is obtained then
that itself can be treated as voucher. It may be prepared for the payment and external document may be attached to the same. It is a document on the basis of which interest will be made in the cash book. ठीक है, यहाँ पे ये आपको पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जैसे कि ऑफिस बॉय जो है बाहर गया और वो स्टेशनरी खरीद के लाया, ठीक है, तो स्टेशनरी वाले ने उसको एक छोटा सा कैश मेमो दे दिया। अभी वो कैश मेमो जो है इस प्रकार का कैश वाउचर होगा आपकी कंपनी का, उस कैश वाउचर में सारे डिटेल फिलअप करेगा और वो जो स्टेशनरी वाले ने उसको छोटा सा बिल दिया है वो इसके साथ स्टेपल करके अटैच कर देगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। कंटेंट्स जो है शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। जो डेट को कैश वाउचर बनाएगा वो यहाँ पे डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर आ जाएगा, कौन सा वाउचर नंबर है, ठीक है, समझो ये इसका 76 वाउचर नंबर है, और ये आपका कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे पहले से प्री प्रिंटेड रहेगा। पे टू मिस्टर अनिल कुमार स्टेशनरी मार्ट, ठीक है, एक अनिल कुमार का स्टेशनरी मार्ट है, उसको आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, पे टू में वो डिटेल आ जाएगा। ये आपने क्या लाया था, ऑफिस बॉक्स, फाइल एंड पेन पेंसिल, ये सब लेके आया था। ठीक है, इस बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ दिस थिंग यू पेइंग टू मिस्टर अनिल कुमार स्टेशनरी मार्ट को। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, आपने कितना पे किया रहेगा, 500 ओनली। ये 500 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 500 लिखना है। ठीक है, फिर ये जो प्यून या फिर जो भी ऑफिस बॉय इस वाउचर को प्रिपेयर करेगा 500 लेने के लिए, वो यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय साइन करेगा, और ये वाउचर जो है नेक्स्ट लेवल पे हेड ऑफ द अकाउंट्स जो भी होता है या पेटी कैशियर जो रहेगा वो यहाँ पे साइन करेगा, और फिर जब वो प्यू ऑफिस बॉय जो है को पैसा मिल जाएगा तो वापस यहाँ पे वो रिसीवर का साइन आ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कैश वाउचर्स का, एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो है ये आप सभी लोगों ने अपने रियल लाइफ में देखा ही होगा टैक्स इनवॉइस, और क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने रियल लाइफ में जो है कुछ ना कुछ परचेस किया ही होगा, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग इसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, रेट्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एट विच गुड्स आर सप्लाइड। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी अलाउड, CGST, SGST एंड द टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम। देखो आप लोग स्टूडेंट्स जब भी कोई सामान परचेज करते हो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, कितना क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट खरीदे, कितना क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट खरीदी किया है, उसका रेट क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, इमीडिएट है कि 30 डेज के बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है, एट विच गुड्स आर सप्लाइड, फिर उसके बाद आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया है तो वो भी आपका इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है, इफ एनी अलाउड। फिर उसके बाद CGST, SGST, ठीक है, जो है यहाँ पे सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन आएगा इनवॉइस में, एंड द टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है सेल्स इनवॉइस, परचेस इनवॉइस दोनों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, सेल्स इनवॉइस और परचेस इनवॉइस के कंटेंट्स ऑलवेज सेम ही रहेंगे। ठीक है, फर्क इतना है कि सेल्स इनवॉइस आपकी कंपनी जब प्रोडक्ट बेचेगी तो इशू करेगी, और परचेस इनवॉइस जो है जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे कहीं और से, तब आपको परचेस इनवॉइस मिलता है। इट इज़ अ परचेस इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस। ठीक है, परचेस इनवॉइस को इनवर्ड इनवॉइस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप परचेस करोगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके या कुछ ना कुछ मटेरियल आपके बिजनेस में इनवर्ड होगा, दैट्स वाई परचेस इनवॉइस को इनवर्ड इनवॉइस कहा गया है। और ये जो भी पर्सन लेगा वो बायर ही होगा, तो उसके लिए फॉर द बायर लिखा है। एंड सेल्स इनवॉइस को हम लोग जो है आउटवर्ड इनवॉइस बोलते हैं, क्योंकि आप जब सेल करते हैं तो आपके कंपनी से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कंपनी से बाहर जाता है, दैट्स वाई ये आउटवर्ड इनवॉइस हो गया। फॉर द सेलर, सेलर के लिए होता है। ठीक है, ये सेलर जो है बना के दे देता है। ठीक है, तो सेलर के लिए आउटवर्ड इनवॉइस होता है। एंट्रीज इन द परचेस बुक्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेस इनवॉइस रिसीव्ड। तो इस तरीके से आपके बिजनेस हाउस में जो है बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस होते हैं, उसको परचेस बुक को अगर जो आपको रिकॉर्ड परचेस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको परचेस बुक के अंदर
जो है टैक्स इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी परचेस वाली बिल की। एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस, और सेल्स इनवॉइस की बुक्स में सेल्स इनवॉइस जो रहेगा, ठीक है, वो देख के आपको रिकॉर्ड करना है। टैक्स इनवॉइस इज सेंड बाय द सेलर टू द बायर। जो टैक्स इनवॉइस होता है ये सेल करने वाला आदमी जो होता है बायर को दे देता है जब गुड्स सप्लाइड किया जाता है बाय हिम। तो ये पैराग्राफ में ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको मालूम नहीं था, ये आपको ऑलरेडी मालूम था, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस हम लोग देख लेते हैं। टैक्स इनवॉइस में यहाँ पे लिखा गया है सुनील जनरल स्टोर्स, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका कैश बिल नंबर आएगा, जीएसटी नंबर कंपलसरी है, ये हर एक इनवॉइस पे रहता ही है। जो डेट को परचेस करेंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। आपने अगर जो परचेस किया है तो सुनील जनरल स्टोर जो है यहाँ पे आपका मतलब कि कस्टमर का नाम लिखेगा और उसका एड्रेस लिखेगा, और उसने कितना प्रोडक्ट खरीदी किया है वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट आइटम है टेलीविज़न ग्रोसरी आइटम, तो यहाँ पे उस हिसाब से सीरियल नंबर आ जाएगा। एचएसएन नंबर, एचएसएन नंबर जो होता है ये एक इंटरनेशनल कोड नंबर होता है जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेगा, ठीक है। प्रोडक्ट जो है ये सिंपल लोकल लैंग्वेज में होगा, लेकिन एचएसएन नंबर जो है ये इंटरनेशनल कोड होता है उस प्रोडक्ट का। फिर उस प्रोडक्ट को जो आपने खरीदी किया उसका रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस किया है, तो रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, और उसके ऊपर जो है CGST SGST कैलकुलेट होगा ये टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर, और इस तरीके से टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST SGST इज इक्वल टू इन तीनों कॉलम को ऐड करके टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी टोटल आएगा वो वर्ड्स में लिखा जाएगा, और कस्टमर को हम यहाँ पे इनवॉइस में ही बता देंगे कि अगर जो आपको चेक पेमेंट करना है तो ये सुनील जनरल स्टोर्स का बैंक डिटेल्स है, ये बैंक का नाम है, ये IFSC कोड है। IFSC कोड जो है चेक बुक के ऊपर प्रिंटेड होता है, तो वही कोड यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, और ये सुनील जनरल स्टोर जो है इसका अकाउंट नंबर आएगा। फिर यहाँ पे जिसने भी इनवॉइस बनाया है उसका सिग्नेचर होगा यहाँ पे, एंड E&OE एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, अगर जो कोई एरर हो गई है, ठीक है, टाइपिंग एरर या कुछ, तो एक्सेप्टेबल है, ऐसा यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे और भी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं, ठीक है, बट वो सब सिंपल है। बट ये जहाँ जो आपके सिलेबस में दिया है ये मैंडेटरी आइटम्स है जो हर एक टैक्स इनवॉइस में आपको देखने को ही मिलेगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्रेडिट मेमो के बारे में। क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज एन इनवॉइस और बिल, ठीक है, इसको भी हम लोग इनवॉइस या बिल बोलते हैं। फर्क कितना है क्रेडिट मेमो के लिए, इनवॉइस और क्रेडिट मेमो खाली एक ही है कि जब भी गुड्स परचेज किया जाता है क्रेडिट पे मतलब कि उधारी पे, तो सेलर प्रिपेयर करेगा क्रेडिट मेमो, ठीक है, मतलब कि सेल्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस जो सेलर नॉर्मली बनाता है वो तो बनाएगा ही, लेकिन साथ में क्रेडिट मेमो भी बनाएगा क्योंकि गुड्स उधारी पे सेल किया गया है, एंड सेंड इट टू द कस्टमर अलोंग विद द आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स बोले तो जो भी फिनिश प्रोडक्ट सेलर ने बेचा है वो बेचने के साथ साथ ये क्रेडिट मेमो कस्टमर को देगा। व्हेन सेम मेमो इज इश्यूड बाय द बायर इट इज कॉल्ड इनवर्ड इनवॉइस, ठीक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी का अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब सेम मेमो बोले तो क्रेडिट मेमो जो इशूड किया जाता है बायर के द्वारा, इट इज कॉल्ड इनवर्ड इनवॉइस, उसको इनवर्ड इनवॉइस कहा जाता है, एंड सेम इज ट्रीटेड एज आउटवर्ड इनवॉइस, ठीक है। तो बायर जब बायर को जब इनवॉइस मिलेगा तो वो इनवर्ड इनवॉइस होगा, और जब सेम जो है हम लोग बेचेंगे तो वो आउटवर्ड इनवॉइस बन जाता है सेलर के द्वारा, ठीक है। सेलर बोले तो जो हम बेचेंगे तो सेलर हो गए हम, और हमारे यहाँ से गुड्स बाहर जा रहा है इसलिए उसको हम आउटवर्ड इनवॉइस बोलेंगे। Therefore, a credit memo is a statement given by the seller to the customer providing the details of goods sold for which certain amount become due from the customer। मतलब क्रेडिट मेमो से हमको मालूम पड़ता है कि अगर जो हमने क्रेडिट मेमो बना के दिया है तो हमको इतना अमाउंट जो है उधारी पे हमने माल दिया है और कस्टमर से इतना लेना है, ठीक है। इसी तरीके से परचेस बुक एंड सेल्स बुक में एंट्रीज जो होती है इसी क्रेडिट मेमो के बेसिस पे होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज रिसिप्ट। रिसिप्ट सिंपल है, एकदम सिंपल है। इन मॉडर्न बिजनेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट द बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बट द पेमेंट विल बी
मेड ऑन फ्यूचर डेट। आपको मॉडर्न बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो बिजनेसमैन होता है वो उधारी पे माल बेचता है, मतलब कि क्रेडिट पे माल बेचता है, और उसको पैसा जो है फ्यूचर डेट में मिलता है, मतलब कि करंटली मतलब कि इमीडिएट नहीं मिलता है, वो बाद में मिलेगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द पेमेंट फॉर दिस पर्पज, और डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज रिसिप्ट। सो जब भी पेमेंट किया जाता है तो रिसीवर जो होता है वो बोलेगा कि मुझको एक्नॉलेजमेंट कॉपी दो, मैंने आपको पेमेंट कर दिया है ना, एज अ प्रूफ के लिए। तो जो है उसको हम लोग रिसिप्ट वाउचर बना के देते हैं, तो उसी को हम लोग जो है रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक। तो जो कैश बुक होती है उसके अंदर जो है यही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अगर जो रिसिप्ट वाउचर आपने इशू किया है किसी को, दैट मीन्स आपने जो है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट दिया है, और आपको अगर जो रिसिप्ट वाउचर मिला है बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल रिसिप्ट वाउचर मिला है, दैट मीन्स आपने जो है पेमेंट किया है, कोई प्रोडक्ट परचेस किया होगा तो उसको आपने बाद में पेमेंट किया होगा, इसके लिए आपको बाहर वाला पर्सन जो है पेमेंट एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का अपोजिट जो होता है पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है। सो रिसिप्ट वाउचर का भी जो है एक स्पेसिमेन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जो आपकी कंपनी का रिसिप्ट वाउचर, जो कंपनी रिसिप्ट वाउचर इशू करती है उसका सबसे ऊपर जो है वाउचर का नाम आएगा, फिर कंपनी का खुद का नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा, रिसिप्ट नंबर, डेट, ये बालाजी एंड सन्स का जीएसटी नंबर आएगा, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स। अभी जैसे कि एक्स वाई जेड एंड कंपनी से पैसा मिला, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एंड कंपनी का नाम आएगा, और सम ऑफ रुपीज सपोज 5000 मिला है तो 5000 यहाँ पे आएगा बाय कैश, ठीक है। या फिर चेक से मिला है तो चेक हम यहाँ पे रखेंगे, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पेमेंट के। तो जैसे भी आपको बैंक से पेमेंट आया है, बैंक में अगर जो पेमेंट एनईएफटी से आया है तो एनईएफटी को रखेंगे, बाकी का स्ट्राइक थ्रू करेंगे, ठीक है। और अगर जो चेक से पेमेंट आया है तो यहाँ पे चेक नंबर रहेगा, और एनईएफटी आरटीजीएस आया है तो उसका रेफरेंस नंबर रहेगा यहाँ पे, और कौन से डेट को आया है ये डेट यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉन ऑन, ठीक है। अगर जो चेक से पेमेंट आया है और चेक जो है समझो आईसीआईसी बैंक का, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आ जाएगा। फिर इन पार्ट फुल पेमेंट, पेमेंट कैसा है, पार्ट पेमेंट है या फुल पेमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे रखना है आपको। अगर जो पार्ट पेमेंट है तो जो है फुल पेमेंट को निकाल को स्ट्राइक थ्रू करना पड़ेगा, या फिर फुल पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट को निकाल देना पड़ेगा। और कौन से बिल के सामने दिया है आपने पेमेंट, वो बिल जो है वन बाय वन वो सारे बिल का डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो है यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे अमाउंट्स, टोटल अमाउंट कितना आया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये होता है रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे जो रिसीवर रहेगा वो अपना जो है साइन और स्टैम्प लगा के जो है रिसीवर जो है पेमेंट ले लेगा ये, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब ये होता है कि जब तक आपका चेक क्लियर नहीं होगा तब तक ये रिसिप्ट वाउचर को माना नहीं जाएगा, ठीक है। चेक आपका बैंक में क्लियर हो गया तो ये जो है वैलिड हो गया आपका, ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने रिसिप्ट वाउचर भी देखा, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी हम लोग देखेंगे चेक के बारे में। तो चेक क्या होता है ये थोड़ा बहुत जो है आप सभी लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में चेक देखा ही होगा, ठीक है। सो while dealing with business transactions, businessmen use different types of check to make payments and for sending money from one place to another, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपको जो है बिजनेसमैन जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो उसको बड़े बड़े पेमेंट करने होते हैं, तो उसके लिए जो उसको चेक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चेक बुक फैसिलिटीज गिवन बाय द बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर हु मेंटेन द सर्टेन मिनिमम बैलेंस। तो अगर जो आपको चेक बुक फैसिलिटी चाहिए बैंक से, तो आपको जो है सर्टेन मिनिमम बैलेंस आपको बैंक में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इन दिनों जो है जितने भी प्राइवेट बैंक है वहाँ पे आपको 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। सो वो मिनिमम बैलेंस आप रखेंगे तो अब आपको चेक बुक की फैसिलिटी मिलेगी। A check is an
order issued by the account holder to his banker to pay on demand a stated sum of money to or to the order of specified person or to the bearer। इसका मतलब क्या होता है कि चेक जो होता है यह एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है। कौन ऑर्डर इशू करता है? अकाउंट होल्डर, ठीक है। जैसे आप अकाउंट होल्डर हो, ठीक है, आपका जो है समझो आईसीआईसी बैंक में अकाउंट्स है, तो आप अकाउंट होल्डर हो गए और आपको चेक बुक फैसिलिटी मिली है, तो आप जो है बैंक को ऑर्डर दे रहे हो। क्या ऑर्डर दे रहे हो? ही इज बैंकर, मतलब आप आईसीआईसी बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि पे कीजिए ऑन डिमांड अ स्टेटेड सम ऑफ मनी। आपने डिमांड किया है एक स्टेटेड सम ऑफ मनी, सपोज 5000 आपने लिखा है चेक बुक पे, सॉरी चेक के ऊपर, तो आप बोलेंगे कि 5000 अमाउंट पे कीजिए। तो ये डिमांड कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। अकाउंट होल्डर पेमेंट करने का डिमांड कर रहा है। स्टेटेड सम बोले तो जो आप चेक के ऊपर अमाउंट लिखेंगे दैट इज द स्टेटेड सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बेरर। स्पेसिफाइड पर्सन बोले तो क्या? चेक आपने सपोज जो है अकाउंट होल्डर कौन है? सुनील, और उसने जो है चेक इशू किया है सपोज एक्स वाई जेड एंड कंपनी को, तो एक्स वाई जेड कंपनी जो है स्पेसिफाइड पर्सन हो गई, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन बोले तो जो आदमी को पैसा मिलना चाहिए वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। और टू द बेरर, बेरर का मतलब क्या होता है? आपने चेक तो इशू कर दिया है, अब वो चेक जो भी बैंक में लेके जाएगा उसको मिलना चाहिए, चाहे वो पर्सन भले ही एक्स वाई जेड एंड कंपनी ना हो, वो पी क्यू आर हो या फिर अनिल सुनील विकास, ऐसा कोई भी आदमी होने दो, बट उसके हाथ में वो चेक है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इस दो लाइन का मतलब हो गया। द प्रिंटेड चेक बुक इज इश्यूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। सो एक प्रिंटेड चेक बुक जो है इशूड की जाती है, हर एक बैंक जो है प्रिंटेड चेक बुक इशू करती है अकाउंट होल्डर को। सो डिफिनेशन ऑफ चेक देखते हैं। अ चेक इज रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द अकाउंट होल्डर directing a specific banker to pay on demand certain sum of money only to a person named therein or to the bearer। इसका मतलब मैंने आपको पहले ऊपर ही समझा दिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। चेक इज अ रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर। चेक जो होता है यह एक लिखित होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं कि वो आप जो है पेमेंट कर रहे हो और बैंक के ऊपर एक कंडीशन भी लाद रहे हो, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल होता है, बस पे करना है आपको। क्यों पे करना है बैंक को, उस पर्सन को? वो उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। आपने लिख दिया, अकाउंट होल्डर ने लिख दिया कि भाई ये पेमेंट जो है एक्स वाई जेड एंड कंपनी को पे करना है, मतलब पे करना है, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है अकाउंट होल्डर के द्वारा डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर, जो कि निर्देश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है स्पेसिफिक बैंकर को। बैंकर को बोले तो स्पेसिफिक बैंकर, अगर जो आपका अकाउंट सपोज आईसीआईसी बैंक में है तो स्पेसिफिक बैंकर आपके लिए जो है आईसीआईसी बैंक हो गया। टू पे ऑन डिमांड, कि ये पे कीजिए ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी। आप मांग कर रहे हो बैंक से कि ये सर्टन सम ऑफ मनी जो है ओनली टू अ पर्सन नेम्ड देयर इन, जिसका आपने चेक के ऊपर जिसका आपने नाम लिखा है उसको ही पे करो, या फिर टू द बेरर, या फिर जो भी पर्सन उस चेक को बैंक में लेके आया है उसके हाथ में वो पेमेंट दे दो, ठीक है। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन था चेक का। देन पार्टीज टू अ चेक, पार्टी कौन कौन सी होती है चेक के अंदर वो देखते हैं हम लोग। सो तीन पार्टी होती है। ड्रावर, ड्रावर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु ड्रॉ अ चेक इज कॉल्ड अ ड्रावर। सपोज आप अकाउंट होल्डर हो और आपने चेक बनाया एक्स वाई जेड एंड कंपनी को देने के लिए, तो यू आर द ड्रावर, आप ड्रावर हो गए, ठीक है। ड्रॉवी का मतलब क्या होता है? द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। और ड्रॉवी का मतलब क्या होता है? एक बैंक होती है ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी। जैसे हमारे केस में हमारा जो है आपका अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, तो आईसीआईसी बैंक क्या होगी? ड्रॉवी होगी। द ड्रॉवी इज ऑलवेज द बैंक, ठीक है। हमेशा ड्रॉवी जो होती है बैंक होती है। द पेई, द पर्सन इन हुज फेवर अ चेक इज इशूड इज कॉल्ड एज द पेई। अगर जो आपने वो चेक जो है एक्स वाई जेड एंड कंपनी के फेवर में इशू किया है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड एंड कंपनी क्या हो गई? पेई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से ये हमने देखा कंटेंट्स ऑफ चेक, ठीक है।
तो नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच, आपका बैंक जो है सपोज आईसीआईसी बैंक है तो चेक के ऊपर आईसीआईसी बैंक लिखा रहेगा और उसका एड्रेस लिखा रहेगा और कौन से ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। देन डेट ऑफ इशूइंग चेक, ये आप अपने हाथ से लिखोगे कि कौन से डेट को आपने चेक इशू किया। नेम ऑफ द पेई, नेम ऑफ द पेई बोले तो आपने अगर जो एक्स वाई जेड एंड कंपनी के फेवर में चेक इशू किया है तो नेम ऑफ द पेई आ जाएगा वहाँ पे। देन अमाउंट इन वर्ड्स इन एंड फिगर्स, आप जो है वहाँ पे नंबर्स में भी लिखोगे और फिगर्स में भी लिखोगे। सपोज आपने 4,000 का चेक दिया है तो 4,000 ऐसा लिखना पड़ेगा और फिर फिगर्स में भी वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो दोनों मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर 4,000 लिख दिया और फिगर्स में आपने कुछ और लिख दिया तो फिर चेक क्लियर नहीं होगा, ओके। देन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है उसका ही सिग्नेचर चलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी साइन कर देगा चेक तो वो चेक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो जो अकाउंट होल्डर रहेगा जिसका खाता है बैंक में वही वो उसके ऊपर चेक पे साइन करेगा। देन चेक नंबर, ये भी प्रिंटेड होता है चेक के ऊपर। MICR नंबर, ये जो है क्लियरिंग के लिए एक कोड लैंग्वेज एक कोड होता है जो चेक के ऊपर होता है, ठीक है। और IFSC कोड, ये भी चेक के ऊपर प्रिंटेड होता है। ये भी जो है चेक को इमीडिएट क्लियर करने के लिए एक कोड नंबर होता है, एक न्यूमेरिक कोड नंबर होता है, ठीक है। सो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशंस दिया गया है आपको कंटेंट्स ऑफ चेक के बारे में। सो हालांकि इसके बारे में आपके बुक्स में लिखा नहीं है बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम लोग चेक के बारे में। अच्छा, अकाउंट नंबर भी होता है उसके अंदर, चेक के ऊपर जो अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा और जिसको चेक इशू किया है उसका अकाउंट नंबर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। आपने चेक इशू किया XYZ एंड कंपनी को तो आपका अकाउंट नंबर चेक के ऊपर प्रिंटेड रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चेक्स। टाइप्स ऑफ चेक्स के अंदर जो है बैरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ठीक है। बैरर चेक का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु कैन गेट द पेमेंट ऑफ द चेक एट द काउंटर ऑफ द बैंक इज कॉल्ड एज बैरर चेक। जैसे कि आपने एक चेक बनाया 5,000 का और एक आदमी को दे दिया, वो चेक लेके गया आईसीआईसी बैंक के काउंटर पे और वो चेक दिखाया और उसको पैसा मिल गया, तो इसका मतलब क्या, वो चेक बेरर था, ठीक है। एनी पर्सन हु होल्ड द चेक एंड इज फिजिकली प्रेजेंट एट द काउंटर एंड साइन द सेम इन फ्रंट ऑफ द बैंकर कैन गेट द अमाउंट ऑफ द चेक। सो जो पर्सन बैंक के काउंटर पे जाएगा वो जो है बैंक के कैशियर को दिखाएगा चेक और बैंकर के सामने उस चेक के बैक साइड में साइन करेगा और उसको पैसा मिल जाएगा। सो दैट इज द बेरर चेक उसको बोलते हैं। सो बेरर चेक का इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिंपल है, कौन सा डेट को आपने चेक इशू किया है उस पर्सन को, बेरर पर्सन को, तो उसका डेट मंथ ईयर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपने सपोज सुनील को पे किया है और सुनील इज अ बेरर तो यहाँ पे सुनील का नाम आ जाएगा और बेरर, ठीक है। यहाँ पे बेरर वर्ड्स होना जरूरी है अगर जो बेरर चेक है तो। और यहाँ पे अमाउंट्स आपका वर्ड्स में आएगा और यहाँ पे अमाउंट्स आपका नंबर्स में आएगा। यहाँ पे 4,000 लिखा है तो यहाँ पे 4,000 वर्ड्स में आएगा। दोनों का स्पेलिंग और अमाउंट मैच होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है तो चेक जो है बाउंस हो जाएगा, ठीक है। और ये अकाउंट नंबर आपका होगा, मतलब कि कंपनी का होगा, आपकी कंपनी का जिसने उस चेक को इशू किया है, तो ये अकाउंट नंबर हो जाएगा। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस बैंक का ये चेक है उसका एड्रेस है, उसका IFSC कोड है, यहाँ पे MICR नंबर और दूसरे दूसरे कोड नंबर्स होते हैं। और ये चेक आपकी कंपनी ने इशू किया है तो आपकी कंपनी का जो अकाउंट होल्डर है, मतलब समझो आप अकाउंट होल्डर हो तो आप यहाँ पे साइन करोगे और साइन करके आपने सुनील एंड कंपनी को ये चेक इशू कर दिया, ठीक है। तो सुनील जो है काउंटर पे लेके जाएगा सुनील एंड कंपनी का कोई भी बंदा, और वहाँ पे बेरर होने के कारण वो बंदे को जो है ये अमाउंट मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेरर चेक है, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि मेरे ने एग्जांपल ऑलरेडी सेट किया है, अनिल एंटरप्राइज, ठीक है, 5,700 ओनली। और यहाँ पे जो है 5,700, ऐसा आपको साथ में स्लैश भी मारने आना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी इसके अंदर करेक्शन ना कर सके। और यहाँ पे लास्ट में ओनली लिखना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई और एडिशन नहीं हो सके। देन यहाँ पे आपका जो कंपनी है उसका, यहाँ पे आपका कंपनी का अकाउंट नंबर आ गया, ओके। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑर्डर चेक के बारे में।
अब ये ऑर्डर चेक क्या होता है, देखिए, व्हेन अ चेक इज ड्रॉन, ठीक है, जब एक चेक ड्रॉ किया जाता है, पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर चेक। सपोज आपने यहाँ पे एक चेक बनाया और वो आपने एक स्पेसिफिक पर्सन को ही वो चेक का पैसा मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर चेक। द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय द बैंक टू द पर्सन's नेम मेंशन्ड therein or to any other person ordered by him. When the word bearer is struck off, it becomes an order check. सिंपली ये जो बेरर वर्ड है इसको निकाल देने का, और यहाँ पे फिर जिसका भी नाम रहेगा उसी पर्सन को यहाँ पे जो भी अमाउंट आप लिखेंगे वो अमाउंट उसको मिलेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग जो है ऑर्डर चेक बोलते हैं। देन क्रॉस चेक के बारे में देखेंगे। क्रॉस चेक के बारे में, क्रॉस चेक जो है, फॉर द सेफ interest of the account holder and the drawee drawing two parallel transversal lines, transversal line बोलते हैं क्रॉस में, on the face of the check is called as an crossed check, ठीक है। Cross check has to be deposited into bank accounts and payment is made only through the bank. The effect of the check is that the payment of check is received by the right person. अभी क्रॉस चेक में क्या होता है कि अगर जो आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया और फिर यहाँ पे जो भी नाम लिखा है स्ट्रिक्टली उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा और किसी को भी वो पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर जो यहाँ पे आ गया तो इसको हम लोग क्रॉस चेक बोलेंगे, ठीक है। बाकी का कंटेंट्स आपका सेम टू सेम वैसे ही होगा। देन नेक्स्ट इज जो है क्रॉस्ड अकाउंट पे ही चेक। ये क्रॉस्ड अकाउंट पे ही चेक जो है क्या है वो देखते हैं। A crossed account pay check is similar to the cross check. सेम जैसा मैंने पहले वाला आपने देखा था, सेम उसके जैसा ही होता है। In this type of check, specific person organization deposited check into the bank and the amount is credited to his specific account only. When two parallel lines across the check are drawn with the word account payee only, it is called as crossed account pay check. जैसा आपने पहले वाला एग्जांपल देखा था सेम टू सेम वैसा ही है। फर्क इतना है कि यहाँ पे क्रॉस करने के बाद बीच में अकाउंट पेई भी रहेगा, तो यहाँ पे पेई का जो नाम है उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम लोग ने जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स देखा।